दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना की वजह से जिन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है उन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। तो इसमें से बहुत से जो पेशेंट होते हैं उनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर है, जिनको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई पहले से मेडिसिन शुरू है, तो उस व्यक्ति को ज़्यादातर समय घर पे ही रहना है। जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने कहा गया है वो सभी प्रिकॉशंस लेने हैं। के बाद भी इन व्यक्तियों में कोरोना का इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों को क्या प्रिकॉशन लेनी है इसके विषय में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो एक कि आपको इस तरह के जो भी पेशेंट है उनके कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करना है और आपके जो भी डॉक्टर है उनसे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना है। तो सबसे पहली बात पेशेंट का पल्स रेट चेक करना है। वो आप ऐसे ही कर सकते हो, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर डिजिटली मॉनिटर करने के लिए भी मशीन आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ है या फिर कोई COPD का पेशेंट है, TB का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, तो इन सभी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इन तरह के पेशेंट्स के लिए आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए छोटा प्रोब मिलता है जो कि पोर्टेबल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करना है। के बाद पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है, मतलब कि पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, इसको मॉनिटर करना है। के बाद वो व्यक्ति अगर थोड़ा चलता फिरता है, घूमता है, तो उस पेशेंट को बॉडी के मूवमेंट्स होने के बाद सैचुरेशन कितना है इसको भी मॉनिटर करना है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं जिनके अंदर अगर वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वही पेशेंट कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इसके लिए पेशेंट का एक्सर्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते रहना है। और इसी के साथ साथ पेशेंट के जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है। ये सभी साइंस और सिम्टम्स आपको किसी एक नोटबुक में लिखने हैं और इन साइंस और सिम्टम्स को आपको रेगुलरली आपके डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करते रहना है। अगर कभी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है या फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इस तरह की अगर कुछ कंडीशन सिचुएशन आ जाती है तो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल पेशेंट को लेकर कब आना है। इसके बाद कुछ टेस्ट हैं जो कि टेस्ट आप कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है या फिर ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ जिन लोगों को है, जिन लोगों को पहले से कैंसर या फिर कीमो ऐसे इस तरह की कुछ मेडिकल कंडीशन है। किस पेशेंट ने कौन सी टेस्ट करनी है इस बात का डिसीजन आपके डॉक्टर ही लेंगे कि प्रेजेंट क्लिनिकल कंडीशन या उसके डिसीज़, उसकी सीवियरिटी, उसके करंट मेडिकेशन, इन सब बातों का ध्यान रख करके आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी टेस्ट करनी है और कौन सी टेस्ट नहीं करनी है। सभी टेस्ट सभी के लिए नहीं है। जो भी टेस्ट कॉमनली किए जाते हैं या फिर करने चाहिए उनके विषय में अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर CBC है, यूरिन रूटीन है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, प्रोकैल्सिटोनिन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, D डाइमर टेस्ट है, सीरम फेरेटिन की टेस्ट होती है, HSCRP और ट्रोपोनिन टेस्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। साथ साथ किसी पेशेंट में चेस्ट एक्सरे या फिर CT स्कैन या फिर IL-6 लेवल्स, ये सभी टेस्ट करने पड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर उस व्यक्ति में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है और उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगती है तो उस पेशेंट को जैसे कि ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशन में अगर इस बात के भी चांसेस है कि हॉस्पिटल में बेड ना मिले या फिर इतना समय ना मिले कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जा सकें, तो इसके लिए आप अपने घर में भी एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन टैंक रख सकते हैं। घर में यूज़ करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक सबसे बेस्ट रहता है। इस तरह का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक अपने घर में भी आप उस पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी जलती हुई चीज़ या फिर फायर से, फ्लेम से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को दूर रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत जल्दी फायर पकड़ता है, उसकी वजह से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के साथ साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मशीन भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी एयर्स का मिक्सचर होता है। इन सभी गैसेस के मिक्सचर्स में से सिर्फ ऑक्सीजन को ले करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उस पेशेंट को दे सकता है। इस मशीन को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहते हैं और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इन पेशेंट्स के लिए वो होती है कोरोना वायरस का इन्फेक्शियस डोज और वायरल लोड। इन दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए कि कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको सिम्टम्स आने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वायरसेस उस बॉडी के अंदर जानी चाहिए। कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में ये बात देखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को उस वायरस ने इन्फेक्ट करने के लिए कम से कम 10 वायरसेस उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर जानी चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस के विषय में ऐसा कोई भी रिसर्च अब तक नहीं किया गया है कि कितने नंबर ऑफ वायरसेस इसेंशियल है सिम्टम्स को पैदा करने के लिए या फिर व्यक्ति को इन्फेक्ट करने के लिए। इस विषय में कोई भी रिसर्च कोरोना के बारे में अब तक नहीं हुई है। तो इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात, या तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शियस डोज 10 से कम है, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो भी कोरोना की वजह से इन्फेक्टेड लोग हैं उनके थ्रू
उनके सराउंडिंग एयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोरोना के वायरस जाते हैं। तो इसलिए जो भी पेशेंट रिस्क ग्रुप में आते हैं उन सभी पेशेंट्स को ज़्यादा इन्फेक्शियस डोज से भी बचाना है, साथ ही साथ ज़्यादा वायरल लोड से भी बचाना है। क्योंकि अगर किसी भी हाई रिस्क ग्रुप वाले व्यक्ति में वायरल लोड बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति में सीवियर निमोनिया होने के और इसी के साथ पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि जिस भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का वायरल लोड बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति में उस वायरस को दूसरों को स्प्रेड करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि जो भी पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं कोरोना के इन्फेक्शन के लिए, उन सभी पेशेंट्स ने क्या प्रिकॉशन लेनी है, कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी है, कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, इसी के साथ साथ घर में ऑक्सीजन टैंक यूज़ करने के विषय में और वायरल लोड और इन्फेक्शियस डोज के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।